हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। हियर आई एम डॉक्टर अक्षर मिश्रा। आज मैं आपका जो है यूनिट 4 का वीट प्रीवियस लेक्चर्स में मैं वीट राइस मेज़ के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको पोटैटो के बारे में बताऊंगी और इसका ओरिजिन, कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीट्स के बारे में देखेंगे हम। कि जो पोटैटो है इसको हम एक लेमैन की लैंग्वेज में आलू कहते हैं और इसका बोटानिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम और ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। हम ये देखेंगे कि विश्व के जो अधिकांश भाग हैं वहाँ आजकल लोग जो है शाकाहारी भोजन में उनकी रुचि बहुत बढ़ रही है। उन्हें शाकाहारी भोजन की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि सब्जियों में और शाकाहारी भोजन में कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु ये शरीर के अंदर विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं उनका बहुत बड़ा एक सोर्स होता है। ये मांसाहारी भोजन की तुलना में बहुत अच्छा एपेटाइजर होता है और डाइजेस्टिव होते हैं और इसके अंदर रफीज बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी से पच जाता है। ये वेजिटेबल्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, एक पोटैटो के बारे में नहीं, खाली ऑल ओवर वेजिटेबल्स के बारे में बता रही हूँ कि आजकल जो लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो वो लोग वेजिटेबल की तरफ जो है बहुत आकर्षित हो गए हैं। और वेजिटेबल में अगर हम देखें तो पादप के वो जो पार्ट्स होते हैं जो सलाद के रूप में या उबाल कर खाए जा सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ एक वेजिटेबल्स में हम कुछ तो जो है फल भी ऐसे हैं जो हम रॉ भी खा सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं। किसी किसी के फ्लावर्स भी काम में आते हैं और जो जिनके फ्लावर्स काम में आते हैं वो फैबेसी कुछ ऐसे होते हैं जिनके फलियां लगती हैं, जैसे मटर, सेम, ये काम में ले जाते हैं तो वो फैबेसी फैमिली में आते हैं। और इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मटर और सेम के अंदर। इनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, ई प्रचुर मात्रा में होता है और मिनरल्स, पी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम वेजिटेबल्स की हम बात करें तो इनको हम जो है इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन चार चीज़ों के आधार पे किया गया है। जैसे अगर हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन देखें इसकी तो सभी सब्जियां जो है एंजियोस्पर्म के समूह में आती है और वनस्पति के कोई भी अन्य समूह में जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कोई भी सब्जी प्राप्त नहीं होती है। एंजियोस्पर्म से प्राप्त होने वाली जो सब्जियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा जैसे मोनोकोटिलिडन्स जैसे ऑनियन, लहसुन, अरबी, ये सब मोनोकॉट्स हैं। और दूसरा है डाइकोटिलिडन्स जिसके अंदर आते हैं बैंगन, आलू, गोभी, टमाटर, है ना। तो अब अगर हम एक तो ये क्लासिफिकेशन का एक ये आधार माना गया है। दूसरा जो आधार माना गया है वेजिटेबल्स के क्लासिफिकेशन का वो है उनकी हार्डनेस के ऊपर। कुछ समर वेजिटेबल्स होती हैं या विंटर वेजिटेबल्स में भी उनको दो में डिवाइड किया गया, समर वेजिटेबल्स एंड विंटर वेजिटेबल्स। ज्यादातर जो शीतकालीन सब्जियां होती हैं विंटर वेजिटेबल्स होती हैं, वो जड़, स्तंभ, पत्तियां, कलिकाएं और पुष्प सभी कुछ खाए जाते हैं। जैसे कि इसके विपरीत अधिकांश जो समर की जो होती हैं सब्जियां उनके फल खाए जाते हैं, जैसे लौकी, तोरई, परवल, करेला, भिंडी। और इसी प्रकार के वर्गीकरण से हमें सब्जियों की बुआई का उचित समय भी पता चल जाता है। ये है सेकंड नंबर की क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। अब हम तीसरा जो बेस ले रहे हैं वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन का वो है उसके एडिबल पार्ट्स के ऊपर, खाद्य पादप अंगों के ऊपर। जैसे इसके अंदर एडिबल पार्ट्स के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, जैसे एस्पेरेगस, पत्ता गोभी, सलाद, पालक, मेथी, इन सब की पत्तियां और डंडियां और फल खाए जाते हैं। और इन सभी के वर्ग में इन सबको इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। और ये सब ये भिंडी, टमाटर, ये कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ है वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन, उसको बेस बना गया है कल्चरल टेक्निक के ऊपर और वो बहुत ज्यादा लंबा है, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा वेजिटेबल्स को। जैसे कल्चरल टेक्निक पे अगर हम तब जैसे पोटैटो के बारे में हम पढ़ रहे हैं
तो हम पोटैटो को देखेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये, और अंडरग्राउंड उगता है। तो और इसकी फैमिली सोलोनेसी है, और ये ज़्यादातर इसका जो मेन नेटिव प्लेस है वो अमेरिका है। तो ये सब आपको मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स के बारे में बताया है। अब हम इन वेजिटेबल्स के अंदर अगर लेंगे तो वो हम लेंगे आज पोटैटो। पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पोटैटो होता है ये ज़्यादातर स्वास्थ्य की दृष्टि से मानव के अंदर, मानव के आहार में सब्जियों का एक ये पोटैटो को हर सब्जी में यूज़ किया जाता है। और इसको कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि हर जगह मिल जाता है, ये हर देश में, हर प्रदेश में पोटैटो मिल जाएगा। इसके जो कंद होते हैं, इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और पानी की बहुत मात्रा होती है। इसके अंदर खनिज लवण भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर वर्धन और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। आलू के जो ट्यूबर्स होते हैं उनके अंदर 79% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, 17% प्रोटीन्स पाया जाता है, 2% वसा पाई जाती है, विटामिन थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियोसिन, ये सब विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी वेजिटेबल, इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल और बड़ी रिच वेजिटेबल मानी जाती है। अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में देखें, ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें, तो आलू ज़्यादातर पर्वतीय दक्षिण अमेरिका का ये मूल निवासी है, और यहाँ पे ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इस समय आलू का विकास इसकी कई जंगली जातियों के म्यूटेशन से हुआ। आज आज के समय में अगर हम देखें तो ये हर शहर में, हर गांव में, हर कंट्री में उगाया जाता है, और ये बहुतायत रूप में पाया भी जाता है। ये जो इसका अगर हम बॉटनिकल स्ट्रक्चर देखें तो जो आलू है इसका पौधा एनुअल होता है, और इसका जो पौधा होता है, एरियल पार्ट जो होता है वो 30 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, ब्रांच्ड होता है। और जो इसके अंदर जो है सफ़ेद बैंगनी रंग के फ्लावर्स आते हैं, और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस रेसीम होता है। सोलोनेसी के अंदर इसके अंदर बीजों का निर्माण बहुत कम होता है, ये ट्यूबर से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है इनका। जो ट्यूबर्स हम खाते हैं पोटैटो के रूप में, उसी से इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। और इसका जो मेन भाग होता है वो भूमिगत शाखाओं पे फूले हुए शीर्ष पे फूला हुआ भाग होता है, जिसे हम आलू कहते हैं। और शाखाओं का जो स्टोलन होता है, जो नीचे जमीन के अंदर होता है, उसके फूले हुए शीर्षों पे कंद ट्यूबर्स होते हैं। और इस प्रकार आलू कंद भूमिगत स्टेम का रूपांतरित भाग है। अगर हम इसकी एनाटॉमी या इसके बारे में हम अगर पढ़ें तो हम देखेंगे कि जो कंद होता है इसका, जो मैंने डायग्राम में भी दिखाया आपको, कंद जो होता है या ट्यूबर जो होता है वो बेलनाकार होता है या गोल होता है। इसकी सतह पे देखिए छोटे छोटे आईज मैंने लेबल किए हैं, आईज होती हैं। और ये जो आईज होती हैं ये अबॉर्टेड पर्न की कक्ष में स्थित कलिकाओं का समूह होता है एक्चुअली। और प्रत्येक आईज के अंदर एक केंद्रीय कलिका और या घेरे हुए कुछ छोटी पार्श्व कलिकाएं पाई जाती हैं। कंद की जो सतही चिकनी और भूरी अधिचम से ढकी हुई होती है। हम देखते हैं आलू भूरे रंग के होते हैं। अब हम इसका अगर एनाटॉमी करें, काटें इसको, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर अधिचर्म एपिडर्मिस कॉर्क होती है, जिसका निर्माण फेलोजन की सक्रियता से होता है। और कॉर्क एधा कंद की वास्तविक अधिचर्म और कॉर्टेक्स की बाहरी अधिचर्म से बनती है। कॉर्क में अनेक लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, जिससे गैस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और कंद के एक सिरे पे इसकी भूस्तरीय शाखा से जुड़ने का निशान भी होता है। इसकी मोटाई में वृद्धि इसके वेस्कुलर कैम्बियम के विभाजन से होती है, जो केवल भीतर की ओर ही जाइलम फ्लोएम व मज्जा बनाती है। कंद में ये तीनों ही उत्तक एधा के भीतर बनते हैं। अगर हम इसका क्लाइमेट और कल्टीवेशन जाने तो हम देखेंगे कि ये इसकी जो जलवायु होती है उसकी दृष्टि से आलू की फसल ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है। कंद बनने के समय जो इसका टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो अत्यधिक
ट्यूबर्स बनते हैं। और भारत में, उत्तर भारत में ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सर्वाधिक पैदावार होती है। और इसके लिए, आलू के लिए जो सॉइल होती है वो हल्की बालुई मिट्टी होती है। और इसके जो है, इसके अंदर पानी की निकासी की सुविधा होनी चाहिए अच्छी, ऐसे खेत होना चाहिए, खेत समतल होना चाहिए। और आलू की फसल के लिए जो इसकी सॉइल है उसके पीएच 6 to 8 होना चाहिए, ताकि उसमें आराम से सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। लवणीय और क्षारीय भूमि इस फसल के लिए पूर्ण अनुपयुक्त होती है। बेस जो जिसमें जो सॉइल का पीएच अगर बहुत ज़्यादा हो, बेसिक हो, तो वो वहाँ पर आलू नहीं उगेगा। खेती की, जब हम इसकी खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो उस समय हमको कैसे तैयारी करनी होती है कि आलू की खेती के लिए खेत की जुताई बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक बार मिट्टी भी पलट देनी चाहिए। जुताई की जो मिट्टी होती है वो भूरी भूरी, उसको थोड़ी सी भूरी भूरी मीन्स खुदाई करके थोड़ी सी इसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर देना चाहिए। और हर एक जुताई के बाद ढेलों को तोड़ने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ढेले बन जाते हैं मिट्टी के। और लास्ट की जो जुताई होती है उसमें फॉरेट, एल्बेन और हेप्टाक्लोर भूमि में उपचार के लिए डाल देना चाहिए। अब बुआई का जो समय होता है आलू का, वो सितंबर से अक्टूबर में होता है। और बुआई के बाद मौसम हल्का ठंडा होना चाहिए, ताकि वो जल्दी और अच्छे पक के तैयार हो जाते हैं। और जो बीज है, वो आलू का जो प्रोपगेशन होता है वो कंदों से ही किया जाता है। ज़्यादातर एक कंद को कई टुकड़ों में काट लिया जाता है, इन टुकड़ों को ही आलू का बीज कहते हैं, जिनमें आइज होती हैं। आइज वो ज़्यादा जल्दी उगते हैं। प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक आंख जरूर होनी चाहिए। इस तरह से कंद से कई पादप तैयार किए जा एक कंद से कई पादप भी तैयार किए जा सकते हैं। और हर एक टुकड़े में स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर हुआ होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न बीजों से फसल उगाने पर पैदावार बहुत कम होती है, और ट्यूबर्स को काट के उगाने पे बहुत ज्यादा होती है। ये सब जो है इसके आलू के बारे में है। अब इसकी जो बुआई है, इसकी बुआई के लिए हमें खेत में आलू अगर बोना है तो हमें कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी पंक्तियों पर पंक्तियां बना ली जाती हैं। हर एक पंक्ति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर आलू के बीज मतलब आइल्स को टुकड़े करके डाल दिया जाता है। उसके बाद 2 कतारों के बीच में हल चलाकर बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है। और इस तरह से इसकी बुवाई करने से डोली डाली नहीं बनाई जाती, इसकी बुवाई होती है। अगर हम खाद का देखें और सॉइल का देखें, तो मृदा जो होती है वो इसमें उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादातर बुवाई में 1 माह पूर्व 70 से 80 हेक्टेयर गोबर की खाद डाली जाती है, अच्छे से मिला दी जाती है। और इसके अलावा नाइट्रोजन भी डाला जाता है, इसमें फॉस्फेट भी डाला जाता है, पोटैश भी डाला जाता है। और नाइट्रोजन की आधी और फॉस्फेट और पोटैश की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व, जबकि नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बुआई के कम से कम 30-35 दिन बाद डाली जाती है। और हम अगर सिंचाई की बात करें तो आलू की फसल के लिए 10 से 15 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। जो सबसे पहले सिंचाई बीजों को अंकुरित होते ही देनी चाहिए। उसके बाद हर एक सिंचाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। तो ये तो सिंचाई के बारे में हो गया। अब आलू की अगर हम देखें तो उपज जो है, किस्म, मृदा की उर्वरता, अन्य अनुकूलताओं के अनुसार आलू की उपज जो है वो बहुत अच्छी होती है। 150-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब हो जाती है। ये तो सब इनके क्लाइमेट और कल्टीवेशन के बारे में हो गया। अब इनके अंदर जो है कुछ फंगल डिजीजेस भी हो जाती हैं, तो उसके लिए हम बोरिक एसिड, जो क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, बोरिक एसिड, जैनेब, मेनकोजेब, इसका छिड़काव कर दिया जाता है। इसके अंदर जो बहुत डिजीजेस जो हैं वो, जैसे अर्ली ब्लाइट, वो अल्टरनेरिया सोलानाइ से होती है। लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स पैथोजन से होती है। और रूट नॉट्स, ये निमेटोड से होती है। तो ये सब इसकी कुछ बीमारियां हैं जिनसे हमको इन पैथोजन से जो मैंने नाम बताया, इन पैथोजन से होती है, और इनके लिए हमको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी, जैसे कटवर्म्स, मोयला, हरा तेला, इनके लिए हम जो है फॉस्फोमिडाइन, डाइमिथेथियोड
और मिथाइल डिमेटोन का छिड़काव करते हैं। ये सब इसके क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं लूंगी इसके यूजेस। तो आलू का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो सब्जियों में किया जाता है। इसको उबालकर छीलकर सब्जियां बनाई जाती हैं। और आलू के खाने की कई वस्तुएं जैसे चिप्स, वेफर्स, कटलेट्स, पकौड़े, कोफ्ते, ये भी खूब अच्छे स्नैक्स बन जाते हैं। और इनके कंदों को छोटा छोटा सुखा करके आटा भी बनाया जाता है। गेहूं के आटे के साथ इसे मिलाकर पराठे और रोटियां भी बनाई जाती हैं। आलू के कई जो है इंडस्ट्रियल वो भी हैं, उपयोग भी हैं। जैसे पोटैटो स्टार्च को कपड़ों में स्टार्चिंग करने के लिए लगाया जाता है। कागज उद्योग में इसकी साइजिंग के लिए उपयोग में किया जाता है। और आलू को एडेसिव के रूप में भी यूज किया जाता है। और ईस्ट और किण्वन व आसवन द्वारा आलू से इथाइल अल्कोहल भी निकाला जाता है। ये और इसके अंदर आलू के अंदर विटामिन बी और सी पाए जाते हैं, जिससे बेरीबेरी और स्कर्वी डिजीज को की रोकथाम की जा सकती है। तो ये सब आपका आलू के बारे में था।